हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर के वीडियो लाता हूँ। अभी मैं आपके साथ यहाँ पढ़ाता हूँ, आपको पता है। ठीक है, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में। और आज है 3 अगस्त और आज देखते हैं आपको क्या नया सीखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले के प्रश्न की तरफ आपके। पहला प्रश्न है कि प्रभात प्रकाशन द्वारा, ठीक है, एक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किताब और चित्रण कारगिल एक यात्री की जुबानी। मेन फोकस यही है कि ये जो किताब है उसका नाम है कारगिल एक यात्री की जुबानी। के लेखक कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऋषिराज। ऋषिराज द्वारा एक किताब लिखी गई है कारगिल एक यात्री की जुबानी। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। और इसमें हमारे जो देश के सैनिक हैं, जो लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दिए थे कारगिल युद्ध में। ठीक है, अभी आपको पता है कि 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया था। तो उसी समय इन्होंने ये पुस्तक लॉन्च की थी और इसका नाम है कारगिल एक यात्री की जुबानी। और हमारे देश के जो सैनिक वहाँ पे अपने प्राणों को न्यौछावर किए थे कारगिल युद्ध में, उनके बारे में बहुत ही डिटेल यहाँ पे आपको वर्णन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कारगिल लोकेशन है आपको दिखाऊँ कारगिल का, तो ये देखिए एक मैप है। ये अपना सुंदर भारत का जो कश्मीर वाला पार्ट है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाला पार्ट है, उसका यहाँ पे मैप दिया गया है। ओके, तो मैं सही से लोकेशन दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो यहाँ आगे चलिए। देखिए ये पूरा अपना सुंदर भारत है। ठीक है, और ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, एरिया जो देख रहे हैं, ये लद्दाख का, ये जम्मू कश्मीर का। 2019 में अभी इनका बंटवारा हुआ था, ये अलग हो गए थे, आपको बताइए। तो देखिए इसको जूम करके देख लीजिए यहाँ पे। तो ये वाला जो इलाका यहाँ पे दिखेगा ये, ठीक है, ये LOC है। LOC लाइन ऑफ सॉरी लाइन ऑफ कंट्रोल इसे बोलते हैं, LOC बोलते हैं। तो इधर POK वाला एरिया पड़ता है और इधर जम्मू कश्मीर का एरिया पड़ता है। ठीक है, तो ये लोग क्या किए, पाकिस्तानी क्या किए, यहाँ से आके POK से क्रॉस करके ये कारगिल पहुँच गए। कारगिल पे इन्होंने अटैक किया। उसके बाद इनका प्लान था कि सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाएं, यहाँ पे अटैक करें, लेकिन भारतीय सेना ने आई और इनको पटक पटक के यहीं पे कूट दिया और ये लोग भाग गए। और ये सब घटना 26 जुलाई की हुई थी। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और उसमें जो हताहत हुए थे या फिर जो शहीद हुए थे हमारे सैनिक, उन्हीं के सम्मान में इस किताब की रचना की गई है ऋषिराज द्वारा, जिसका नाम है कारगिल एक यात्री की जुबानी। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा और कुछ इससे रिलेटेड चीज़ बता देता हूँ। अगर यहाँ पे सलमान रुश्दी जी का नाम देख रहे हैं, तो सलमान रुश्दी को अवार्ड दिया गया था, प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज मिला था 2023 का। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर मैं चेतना मारू की बात करूँ, तो अभी आप न्यूज़ में पढ़े होंगे कि चेतना मारू की जो पुस्तक है वेस्टर्न लेन, ठीक है, इनकी इस पुस्तक को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए संभावित 13 विजेताओं की सूची में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। चेतना मारू की पुस्तक है वेस्टर्न लेन। ठीक है, आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि, यानी जब किसी की मृत्यु होती है, ठीक है, तो उस दिन को पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह के दौरान किसको पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, किसको महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित उनको किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए लोकमान्य तिलक के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। और अगर यहाँ पे चल आज है 3 अगस्त, ठीक है, तो 1 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई थी और 23 जुलाई को इनका जन्म हुआ था। तो अभी मैं 23 जुलाई को इनके जयंती के अवसर पे भी मैं इनके बारे में बताया था। और ये महाराष्ट्र से संबंधित है और मृत्यु 1 अगस्त को हुई थी। तो इसी दिन ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, इस पुरस्कार की जो स्थापना है ना, वो लगभग 25 साल पहले ही कर दिया गया था। और ये पुरस्कार उनको दिया जाता है जो सामाजिक कार्य में अपना योगदान देते हैं, समाज के उत्थान में अपना योगदान देते हैं, भारत की प्रगति में जो अपना योगदान देते हैं, उनको ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और लोकमान्य तिलक जी की बात करें तो वो महाराष्ट्र से संबंधित है, इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो इनको देखिए पिछले कुछ सालों से बहुत सारे देशों के अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, अभी आप जब ये फ्रांस गए थे, बेस्टिल डे जो परेड मनाया जा रहा था वहाँ पे जब ये गए थे, तो इनको सबसे हाईएस्ट अवार्ड वहाँ पे दिया गया था। ठीक है, जिसे हम लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड कहते हैं।
लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड करते हैं, और ये वहाँ का सबसे हाईएस्ट अवार्ड था फ्रांस का। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, सॉरी, ये नहीं है, नाम है इसका कि हाईएस्ट अवार्ड था ये, ठीक है, फ्रांस का, जिसका नाम था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था फ्रांस के द्वारा? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया था। और अभी इनको हाल ही में पपुआ न्यू गिनी जब गया था तो वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड मिला था, सिविलियन मिला था, जिसका नाम था कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। फिजी का भी मिला था, फिजी भी बगल में था, वहाँ पे भी ये गए थे, तो कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, तो इस तरह से रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, यूएसए, बहरीन, मालदीव, ठीक है, इजिप्ट, ऑर्डर ऑफ द नाइल, सऊदी अरेबिया, भूटान, फिलिस्तीन, यूएई, रसिया, अफगानिस्तान, इन तमाम देशों ने इनको सम्मानित किया है। तो ये जो लेटेस्ट अवार्ड था ये लोकमान्य तिलक अवार्ड इनको मिला है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ महाराष्ट्र की बात हो रही थी, ये अपना सुंदर भारत है, और ये है महाराष्ट्र की लोकेशन, आप यहाँ देख लेंगे, ये महाराष्ट्र की लोकेशन है पूरा। ठीक है, इसके नॉर्थ साइड देखेंगे तो यहाँ गुजरात है, यहीं पे दमन आपको दिखाई देगा। उसके बाद इसके साउथ में गोवा है, कर्नाटका है, और यहाँ पे तो दमन है, और यहाँ पे आपको दीव दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसे हम एडीआर बोलते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ठीक है, इसके रिपोर्ट के अनुसार प्रति विधायक उच्चतम औसत संपत्ति और सबसे अधिक अरबपति विधायकों वाले राज्य के रूप में कौन सा राज्य उभरा है, ये बताना। सिंपल है, ये पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जहाँ पे चाचा विधायक जो होते हैं ना वो कितने अमीर हैं वहाँ पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमीर वाले विधायक वाला राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। कर्नाटका में बहुत ही ज़्यादा जो विधायक हैं, एमएलए जिसे हम कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे कहते हैं, वो लोग बहुत ही अमीर है भैया, बहुत अमीर है। कैसे ये अमीर है ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कर्नाटका की लोकेशन है, ठीक है, ये देख लीजिए पहले कर्नाटका की लोकेशन, और इसकी राजधानी है बेंगलुरु। इसके बारे में अगर थोड़ा सा बात करूँ, देखिए विधायकों की मैं सैलरी की अगर बात कर दूँ, जो एमएलए होती है उनकी सैलरी की हर स्टेट में अलग अलग तरीके से उनकी सैलरी निर्धारित होती है, जो भत्ते होते हैं, अलाउंसेज होते हैं उनको लेके। ठीक है, अलग अलग सैलरी यहाँ पे निर्धारित होती है। तेलंगाना की बात करें तो सबसे ज़्यादा सैलरी तेलंगाना देता है, 2.5 लाख लगभग, जो अनाउंस वगैरह है उस सबको मिला के, भत्ता वत्ता मिला के 2.5 लाख रुपए ये सबसे ज़्यादा सैलरी देता है। त्रिपुरा में देखिए तो ये 34,000 रुपये ये लोग सैलरी देते हैं, मंथली सैलरी की बात हो रही है, 34,000, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 1.5 लाख दे रहा है, कोई 98,000 दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है। ठीक है, और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 98,000 एक विधायक की सैलरी है, लगभग मान लेते हैं 1 लाख। ओके, 1 लाख एक विधायक की सैलरी है। लेकिन 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 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि देखिए, तो मान लेते हैं कर्नाटक में एक विधायक की सैलरी 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो एक एक साल में मान लेते हैं, एक साल में मान लेते हैं वो 12 लाख कमाता है। ओके, अगर मान लेते हैं 5 साल का टर्म है उसका, तो 5 साल में वो कितना कमा लेगा, कितना कमा लेगा 5 साल में वो? लगभग 60 या 70 लाख रुपए कमा लेगा। ठीक है, तो ये इसकी इनकम होनी चाहिए। लेकिन जो एडीआर है उसने रिपोर्ट किया है कि कर्नाटका में हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा विधायकों के पास संपत्ति है। ये अगर इनका जैसे सब जितने भी विधायक हैं, ठीक है, जितने भी विधायक हैं भारत में, जैसे कि 4,001 एमएलए हैं, मान लेते हैं पूरा इंडिया में 4,001 एमएलए हैं, तो इनकी जो एवरेज संपत्ति, औसत संपत्ति निकाली गई है वो 10 करोड़ से लेकर 13 करोड़ तक की है। एक विधायक के पास लगभग 10 से लेकर 13 करोड़ की संपत्ति है। अब बताइए, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है और वो 5 साल में लगभग तो आपका 60 से 70 लाख रुपए कमा, 1 करोड़ से भी कम कमा पा रहा है, और उसकी संपत्ति 10 से 13 करोड़ कैसे पहुंच गई? ये तो एवरेज बताया जा रहा है सबका निकाल के। अगर एक एक देखा जाएगा तो किसी का 20 करोड़ होगा, किसी का 30 करोड़ होगा, किसी का 50 करोड़, कोई अरबपति ही होगा। ठीक है, मान लेते हैं बिजनेस भी होगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी एडीआर इतनी गलत रिपोर्ट तो देगी नहीं। ठीक है, तो ये है एडीआर की रिपोर्ट। देश के 4,001 विधायकों के पास 54,545 करोड़ रुपए की संपत्ति है, और कर्नाटक के एमएलए सबसे ज़्यादा अमीर है यहाँ पे। ठीक है, ये तो ऐसा बताया जा रहा है। सोचिए 54,545 करोड़ की संपत्ति इन लोगों के पास बस अकेले। अगर 3 राज्यों को मिला दिया, जैसे नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम को मिला दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे ये नागालैंड है, ओके, और ये है मिजोरम, और यहाँ पे सिक्किम है, इनको मिला दिया जाए तो इनका जितना बजट होगा ना,
ठीक है, जिनका इनका जितना बजट होगा एक साल का, उससे ज़्यादा तो इन लोगों की सैलरी हो गई है, संपत्ति इनकी हो गई है। ठीक है, तो एडीआर ने यह रिपोर्ट पब्लिश किया है और इसने कहा कि सबसे ज़्यादा अमीर किस राज्य के विधायक हैं, तो कर्नाटक राज्य के विधायक सबसे ज़्यादा अमीर हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चले और यहाँ पे देख लीजिए सबसे ज़्यादा तो कर्नाटक के हो गए, उसके बाद सेकंड नंबर पे आएंगे महाराष्ट्र के, फिर आंध्र प्रदेश के, फिर उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि आप तो इसका नाम जरूर सुनोगे, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। जब हम लोग पहले सर्च कुछ करते थे तो WWW डॉट फलाना फलाना नाम डाल के उसके बाद डॉट इन करते थे। ठीक है, लेकिन अब कुछ भी नॉर्मली आप ऐसे गूगल सर्च इंजन में आप ऐसे कोई भी नाम डाल दें तो वो उससे रिलेटेड जो भी सामग्री होती है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई देने लगती है। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब डे हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है ये आपको बताना। तो इसका सही जवाब 1 अगस्त। हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड डे मनाया जाता है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड डे की बात करूं तो इसकी जो खोज है ना, इसकी शुरुआत किसने किया था, तो जो टिम बर्नर्स-ली हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। टिम बर्नर्स-ली ने WWW की। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, टिम बर्नर्स-ली ने इसकी शुरुआत की थी और हर 1 अगस्त को WWW डे मनाया जाता है। ये होता क्या है WWW डे? देखिए, ये जो मान लीजिए ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड है, विश्व व्यापक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है एक तरह से ये। ठीक है, डब्लू जैसे डब्लू से हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, पूरे विश्व में व्यापक रूप से जो जाल फैला हुआ है नेट का, एक दूसरे से कनेक्शन का, वही है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मान लीजिए लैपटॉप है आपका, यहाँ पे सर्च किए वीडियोज, तो ये क्या करेगा, तुरंत आपको वीडियोज प्रोवाइड कराएगा। जो रिलेटेड वीडियोज देखेंगे वो रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करेगा। म्यूजिक प्रोवाइड करेगा। वॉलपेपर, पिक्चर प्रोवाइड करेगा। एजुकेशन सामग्री प्रोवाइड करेगा। सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। यही है WWW। और इसका डे मनाया जाता है 1 अगस्त को और इसकी खोज किए थे टिम बर्नर्स-ली ने। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो आइए अगस्त से संबंधित कुछ और रिलेटेड डे जो है इंपॉर्टेंट उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 1 अगस्त को और आपको इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। ठीक है, सॉरी 1 मिनट रुकिए। हाँ, 1 अगस्त को तो ये हो गया WWW डे मनाया जाता है। उसके बाद 6 अगस्त को बात करें तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है और 6 अगस्त को ही एंटी न्यूक्लियर डे मनाया जाता है। 6 अगस्त को ही हिरोशिमा डे मनाया जाता है और 8 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। 9 अगस्त को क्विट इंडिया डे मनाया जाता है और 9 अगस्त को ही नागासाकी डे मनाया जाता है। 6 अगस्त को यहाँ पे देखिए हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त को और भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त की बात करें तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मानवता दिवस मनाया जाता है और 19 अगस्त को ही वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है। ठीक है, 20 अगस्त की बात करें तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त की बात करें तो स्मॉल इंडस्ट्री डे, ठीक है, यानी लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे, इन बात को भी थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे चलें तो ये मैं क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लाया था, ऐसे न्यूज़ फॉर्म में लाया था। जैसे कि अभी आपको पता है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। ठीक है, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और आज अगस्त हो गया है, तो लगभग 16 दिन से ज़्यादा हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चंद्रयान जो 3 है वो 23 अगस्त को लैंड करेगा चंद्रमा पे। ओके, तो अभी बीच में ये डेवलपमेंट आई है कि ये पृथ्वी की कक्षा अब छोड़ चुका है, इसका जो ऑर्बिट है वो छोड़ चुका है, अब ये ट्रांसलूनर कक्षा में पहुंच गया है। ट्रांसलूनर कक्षा का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए ये है अपने सुंदर पृथ्वी जो है, ठीक है, सुंदर भारत है। ठीक है, सुंदर भारत में ये जो पृथ्वी है ना, सॉरी पृथ्वी में है सुंदर भारत, तो ये पृथ्वी जो है इसका एक ऑर्बिट होता है, कक्षा होता है, ये जो सब इसके ऑर्बिट है। ठीक है, अभी तक तो पहले जब यहाँ से चंद्रयान जब छोड़ा गया था पृथ्वी से, ये छोड़ा गया था तो इस वाले कक्षा में ऑर्बिट में पहले गया होगा, फिर ये इस वाले ऑर्बिट में गया होगा, ऐसे घूमते घूमते ये ऑर्बिट अभी ये पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहा था। ठीक है, अभी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था, जब यहाँ पे पहुँचा, ठीक है, जब यहाँ पे पहुँचा तो इसे एक थ्रस्ट दिया गया, एक धक्का दिया गया तेजी से, और ये सब कंट्रोल यहीं से होता है, पृथ्वी से होता है, पता ही है, यहीं से होता है। तो यहाँ से इन्होंने एक झटका दिया, धक्का दिया, फिर ये ऑर्बिट छोड़ा और ये निकल गया बाहर। ठीक है, ऑर्बिट छोड़कर ये निकल गया बाहर
अब ये जा रहा है मून के ऑर्बिट की तरफ। ठीक है, ये मून की ऑर्बिट की तरफ जा रहा है, जिसे हम ट्रांसलूनर कहते हैं। लूनर आपको पता है चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ट्रांसलूनर ऑर्बिट में अब जा रहा है। अब यहाँ पहुँचेगा ये चंद्रमा के, ठीक है, चंद्रमा के ये ऑर्बिट में पहुँचेगा और यहाँ से शुरुआत करेगा, ऐसे घूमते हुए जाएगा। ठीक है, घूमते हुए जाएगा और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 23 अगस्त तक, ठीक है, 23 अगस्त तक ये चंद्रमा की कक्षा में पहुँच जाएगा और यहाँ पे ये लैंड करेगा। और लैंड भी कहाँ करेगा, तो ये जूम करके यहाँ देख लीजिए मैप पे, लैंड जो करेगा वो साउथ पोल पे करेगा चंद्रमा की, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको जो चंद्रयान 3 था इसको LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और लैंड कहाँ करेगा, तो ये चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करेगा, क्योंकि चंद्रयान 2 भी यहीं इधर ही लैंड किया था। और चंद्रयान 1 जो था ये लैंड तो नहीं किया था, लेकिन ऑर्बिट जब कर रहा था तो इसी एरिया की तस्वीर ये ले रहा था। ठीक है, तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 23 अगस्त को ये पहुंचने वाला है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे उन्मेषा या उन्मेष कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव। जो उन्मेष है वो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है, यानी कि साहित्य यानी किताबों से संबंधित यहाँ पे वाद विवाद होंगे, जो किताबें होंगी उनको प्रदर्शित किया जाएगा, कवि जो होंगे अपने कविताएं कहेंगे, सम्मेलन होगा, कवि के बीच एक दूसरे के प्रति जैसे कि जो भी कवि सम्मेलन में होता है वो सब करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब होगा। उसके बाद उत्कर्ष एक महोत्सव होगा जिसमें जो फोक डांसेज हैं, जो जनजातीय प्रदर्शन कला हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे जाएंगे। तो ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो ये भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है उन्मेष का और उत्कर्ष का। ठीक है, तो उन्मेष क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है, और उत्कर्ष क्या है, लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जा रही हैं, राष्ट्रपति महोदया। तो ये देखना है कि वहाँ पे होता क्या है, ये 2 से 3 घंटे वहाँ पे रहेंगी और बाकी जो भी वहाँ पे नृत्य है, जैसे कि मान लीजिए सब जितने भी राज्य हैं उनके नृत्य यहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसे लेह लद्दाख से जो जबरो नृत्य है उसको प्रस्तुत किया जाएगा, नागालैंड से सुमीवार नृत्य, गोवा से समर नृत्य, सिक्किम से सिंधी छम, और मध्य प्रदेश का राई नृत्य, मेघालय का वांगला, मध्य प्रदेश का बरेदी, महाराष्ट्र का लावणी, असम का बिहू, उड़ीसा का सिंगारी, झारखंड का पाइका। तो ये तरह तरह के नृत्य यहाँ पे पेश किए जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ और न्यूज़ यहाँ पे मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी खोलने वाला इंडिया का पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ पे फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी खोला गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो खजुराहो है उसने G20 का जो कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी उसको होस्ट किया था। और मध्य प्रदेश की बात करें तो इससे टॉप नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था बेस्ट स्टेट के कैटेगरी में। ओके, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ही नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को शुरुआत किया था मध्य प्रदेश से ही, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विजन को लेकर, सपना को लेकर ध्यान में रखते हुए देश की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यानी कि विनिर्माण की जो क्षमता है और जो एक्सपोर्ट की क्षमता है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए कम से कम 1.97 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। ओके, बांटा गया है, मतलब दिया गया है ऐसा कह सकते हैं। तो ये कितने क्षेत्रों में दिया गया, तो अभी तक तो ये 13 था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 14 कर दिया गया है। ठीक है, ये 14 सेक्टरों में दिया गया है और 14 जो सेक्टर हैं वो PLI स्कीम के तहत जुड़े हुए हैं, यानी कि जो PLI स्कीम यानी कि जिसे हम प्रोत्साहन स्कीम भी कहते हैं, ठीक है, प्रोत्साहन स्कीम कहते हैं, उसके तहत 14 क्षेत्रों को उनकी क्षमताओं को डेवलप करने के लिए ये दिया गया है। अब देखिए 14 क्षेत्र कौन कौन से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, PLI स्कीम आप जानते हैं, PLI स्कीम के तहत क्या किया जाता है, क्या किया जाता है इसके तहत कुछ सेक्टर को चूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे 14 सेक्टरों को चूज कर लिया गया, कौन कौन से, मोबाइल विनिर्माण करना, ठीक है, मोबाइल विनिर्माण करना, उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर, दवाइयों की सेक्टर, ठीक है, खाद्य उत्पाद सेक्टर, कपड़ा सेक्टर, इन सब सेक्टरों को चूज किया जाता है। उसके बाद इनको मतलब इनमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये अपने एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्यों उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, तो इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इनके निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार इनको इंसेंटिव देती है, पैसा देती है, ठीक है, कि लीजिए आप अपने निर्यात और उत्पाद को बढ़ाइए। ठीक है, तो वही है PLI स्कीम,
जिसे हम PLI स्कीम कहते हैं। इसके तहत सरकार पैसा देती है और 1.97 लाख करोड़ रुपए अभी दिया गया है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि फ्री में सरकार बांटती है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट लोन की तरह होता है जो वापस भी करना होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर ये सब पैसा लेके, ये सब कंपनी पैसा लेके अपना प्रोडक्शन बढ़ाती हैं तो उससे क्या होगा कि निर्यात भी बढ़ेगा और भारत को बाहर से आयात भी न करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी 14 सेक्टरों को इसमें जोड़ दिया गया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में अनुच्छेद 243 घ क्यों चर्चा में था, ये आपको बताना है। ठीक है, 243 इसे घ कह सकते हैं या 243 डी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है। तो इसका सही जवाब है कि जो ऑप्शन डी है वो सही है। नागालैंड में पंचायती चुनाव में महिलाओं को आरक्षण न देने से संबंधित है। नागालैंड में, ठीक है, अभी पंचायती जो चुनाव हुए थे, ठीक है, तो उसमें महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार से क्यों कहा, क्योंकि केंद्र सरकार की से तो कहेगी, केंद्र सरकार से ही कहेगी, लेकिन यहाँ डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार मतलब यहाँ पे केंद्र में भी भाजपा है और यहाँ पे नागालैंड में भी भाजपा, और वहाँ की एक जो लोकल पार्टी है उससे ये ज्वाइन करके वहाँ पे गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि यू टेक एक्सट्रीम स्टैंड्स, यानी कि आप सख्त रवैया अपनाते हैं अगेंस्ट स्टेट्स यानी कि राज्यों के खिलाफ जहाँ पे आपकी सरकार नहीं है। जहाँ पे आपकी सरकार नहीं है, यानी भाजपा की सरकार जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे आप बहुत ही सख्त रवैया अपनाते हैं उनके खिलाफ। और जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ पे 33%, ठीक है, नागालैंड की बात कर रहा है, जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ पे 33% महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिला रहे पंचायतों में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात है। जब सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो ऐसी बात कहता है तो केंद्र को शर्मिंदा तो होना पड़ेगा ही। ठीक है, तो वहाँ पे 33% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है महिलाओं को, तो उससे संबंधित ये बात उठाई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जल्दी वो इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, कोई या तो PIL डाला होगा तब इंटरफेयर किया होगा, या फिर उसको लगता है कि बहुत ही हाँ संदिग्ध मामला है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है, तब वो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे हस्तक्षेप करता है। 243 घ की बात करें तो इसमें महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। 33% यानी वो एक तिहाई सीटों का एक तिहाई वहाँ पे महिलाओं का आरक्षण दिया जाएगा, या तो वो ST कैटेगरी से हो सकती हैं, ठीक है, या तो अनुसूचित जाति से हो सकती हैं या अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से वो हो सकती हैं। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी नागालैंड या कुछ ऐसे स्टेट है जो महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दे रहे हैं, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो 50% से ज़्यादा आरक्षण या 50% तक आरक्षण वहाँ पे महिलाओं को दे चुके हैं पंचायतों में। ठीक है, अगर आप आरक्षण देंगे तो वहाँ के लोग, जो महिलाएं हैं, वो तरक्की करेंगी। जैसे कि अभी न्यूज निकल के सामने आई कि जो फंगनोंग कोन्याक है नागालैंड की, वो पहली ऐसी महिला बनी है जो राज्यसभा की अध्यक्षता की हैं। ठीक है, नागालैंड से। तो ऐसे ऐसे लोग सामने निकल के आएंगे। और अभी हाल ही में पता चला है कि जो सोलोहोत्नुक कुरुजे हैं, ठीक है, और जो हेकानी जखालू हैं, ये पहली ऐसी MLA बनी है नागालैंड से। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो नागालैंड की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, अपना सुंदर भारत है, और यहाँ पे दिखेगा आपको नागालैंड, यहाँ पे है नागालैंड। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से बाउंड्री है, असम से है, और इधर मणिपुर से है, और इधर आपसे दिखेगा इधर म्यांमार से। ठीक है, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल बताऊं तो ये पहले असम का पार्ट हुआ करता था। नागालैंड जो है ये असम का पार्ट हुआ करता था, और 1963 में इसकी स्थापना हुई है, मतलब ये असम से अलग हो चुका है। ठीक है, इसकी राजधानी कोहिमा है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नेफ्यू रियो हैं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, और जो गणेशी लाल हैं वो यहाँ पे गवर्नर हैं। ठीक है, आगे चले तो अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं और उनके निरीक्षण तंत्र की वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा निगरानी ऐप जारी किया। ठीक है, तो ये जारी किया है मासी ऐप। ठीक है, जिसे हम मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन कह सकते हैं, यानी बिना किसी रुकावट के ये जांच करता रहेगा जो भी मॉनिटरिंग एजेंसी हैं उनकी। ठीक है, ये ऐप निगरानी उनकी करेगा कि बच्चों की देखभाल सही से ये लोग कर रहे हैं कि नहीं, उनके जो राइट्स हैं बच्चों के उनको ये लोग दिला रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आपको जो NCPCR है यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। इसलिए की गई थी कि जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है 2005 एक्ट, उसके तहत की गई थी कि आप बच्चों के देखभाल को सुनिश्चित कराएंगे। जो संस्थाएं उनकी देखभाल करती हैं, जो बाल गृह बनाए गए, जो सुधार गृह बनाए गए, वो अच्छे से ऑपरेट होते हैं कि नहीं होते हैं।
तो ये सब देखना NCPCR काम है। और इसके तहत एक ऐप लॉन्च इन्होंने किया है जिसका नाम है मासी ऐप। ठीक है, मासी ऐप। और इसमें ये मासी ऐप क्या करेगी, जो भी संस्थाएं जुड़ी हैं बच्चों की देखभाल से उसको ये निगरानी करेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक और न्यूज़ को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। पहले तो भारतीय उपमहाद्वीप को आप यहाँ पे समझ लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल 7 स्टेट आते हैं, 7 देश आते हैं। 7 कौन कौन से? एक तो पाकिस्तान इधर से आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, ये अपना सुंदर भारत तो है ही। उसके बाद यहाँ से आपको भूटान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बांग्लादेश आ जाएगा, और यहाँ से श्रीलंका आ जाएगा, और इधर से आ जाएगा मालदीव। ठीक है, ये टोटल 7 देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शामिल होते हैं। ये बताया जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 1901 से लेकर 2018 यानी कि 100 साल के दौरान 0.7 डिग्री सेल्सियस के तापमान की यहाँ पे वृद्धि देखी गई है। ठीक है, और 50 वर्षों के दौरान देखें या 50 से 60 वर्षों के दौरान देखें तो यहाँ पे जो बारिश की तीव्रता है वो यहाँ पे 75% की वृद्धि बारिश की तीव्रता में यहाँ पे देखी गई है। और सूखा में भी बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है, सूखा, बाढ़, ये सब में यहाँ पे वृद्धि देखी गई है। और समुद्र स्तर की बात करें तो यह बताया जा रहा है कि 3.3 मिलीमीटर, ठीक है, 3.3 मिलीमीटर समुद्र की ऊंचाई में यहाँ पे वृद्धि हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे कुछ खतरा नज़र आ रहा है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। IMD ने, इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने ये रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, तो आज के करंट में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और मिलते हैं कल। थैंक यू, जय हिंद।